अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंथ जमल और आज हम बात करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। जो मैंने एडीएफए का इंटरव्यू दिया था, वो मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, कौन-कौन से मेरे से सवाल पूछे गए, मैंने उनको किस तरह से टैकल किया, थोड़ा बहुत वो भी बता दूँगा। बट लार्जली इट विल बी अबाउट द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम मी, और जो पैनल है उसका रिएक्शन क्या था। और इस इंटरव्यू के अंदर एक बड़ी मज़े की, बड़ी ही रीअश्योरिंग बात भी मुझे देखने को मिली, जो कि मैं आपको इसी इंटरव्यू के अंदर बताऊँगा। वो बात मैंने पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, सिवाय मेरे 1-2 फैमिली मेंबर्स, उसके उनके अलावा किसी और को उस बात का पता नहीं है। तो वो भी मैं आज आपके सामने सीक्रेट रिवील करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कोई कमेंट अच्छा-सा कर दें कि सर थैंक यू सो मच, मच इंस्पायरिंग वगैरह-वगैरह, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है जी। तो 10 जनवरी 2024 को ये इंटरव्यू हुआ था एंड इट वाज़ इन एफपीएससी सेंटर मुस्तफ़ा टाउन लाहौर। और सिविक सेंटर वाला जो इनका सेंटर है एफपीएससी का। और इंटरव्यू स्टार्ट होते हुए आई थिंक मेरा 11वां नंबर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11वां था या 10वां था, समव्हाट लाइक दैट। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुबह वो 9:30 या 10 बजे का आया हुआ, मेरी बारी आई ऑलमोस्ट 12 सवा 12 जाके। ठीक है जी। और जब रूम में एंटर हुआ, रूम में अच्छा एंटर होने से पहले बाहर वो खड़ा करते हैं और जो उनका क्लरिकल स्टाफ है वो अंदर से इजाज़त लेते हैं दरवाज़ा वगैरह खोल के कि नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए। उस वक़्त मेरे कोट का ना बटन खुला हुआ था एंड सामने एक पैनलिस्ट बैठे हुए थे। मैं एक्चुअली बटन बंद कर रहा था उस वक़्त, ठीक है। मैंने पहले बटन बंद किया एंड देन आई वेंट इनसाइड और उनसे इजाज़त लेके मैं बैठा, और बैठते हुए मैंने अपना बटन खोल के मैं बैठ गया। और इस इंटरव्यू में और पीएमएस के इंटरव्यू में फ़र्क ये है कि पीएमएस का इंटरव्यू जो है उसमें 4 पैनलिस्ट होते हैं, एक सामने चेयरमैन साहब, एक राइट साइड पे बैठे होते हैं और 2 लोग आपके इस साइड पे बैठे होते हैं। लाइक अगर सामने इस कैमरा पे जहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं, सामने मैं बैठा हूँ, तो मेरा फेस इस तरह होगा, तब मुझे ये इस साइड वाले दोनों पैनलिस्ट नज़र आएँगे, और राइट साइड वाले जो हैं थोड़ा-सा तिरछा करके बैठे होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें तो ये होता है, और इसमें आगे आपके कोई चीज़ नहीं होती, कोई टेबल नहीं है, आप जस्ट बैठे हुए हैं, आपने अपनी टाँगों पे हाथ रख के बैठना है या ऐसे करके बैठना है। लेकिन जो एफपीएससी वाला इंटरव्यू है, उसमें ये है कि सामने आपके बड़ा सारा टेबल पड़ा होता है। जब आप बैठ गए हैं, तो आपकी टाँगें वगैरह या नीचे वाली मूवमेंट कोई कुछ नहीं देख सकता। आपने अपने हाथ सामने रखने हैं एंड देन यू हैव टू गिव द इंटरव्यू। ठीक है जी। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ जी, उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया, ऑल्दो मैं उस इंट्रोडक्शन, फ़ेवरेट बुक, फ़ेवरेट पर्सनैलिटी वगैरह सारा कुछ तैयार करके गया था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में हमसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया। वो डायरेक्टली स्टार्ट हुआ कि सकलैंथ जम्मल, आप कहाँ से हैं? तो मैंने बताया कि मेरा सिटी हाफ़िज़ाबाद है सर। देन ही आस्क्ड मी कि यू हैव अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो व्हेन डिड यू रियलाइज़ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट फॉर यू एंड यू लेफ्ट योर फील्ड? तो ये जवाब ज़ाहिर है आपने इम्प्रोवाइज़ करना होता है, आपने काफ़ी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर की होती हैं। उनमें से एक ये भी है कि आपने जो नौकरी छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है, या आपने अपनी जो फ़ील्ड छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है। ठीक है जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरा छोड़ने का फ़ैसला था, मैंने कहा सर कि 2017 में जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, आई रियलाइज़्ड कि कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो कुछ सालों में वेन आउट हो जाएँगे, दे विल गो आउट ऑफ फैशन। तो आई हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, जो नया ज़माना, नया दौर आ रहा है, उसके हवाले से मुझे प्रिपेयर करना है। तो एक तो ये है कि मैं सिविल सर्विसेज़ की तरफ आना चाह रहा था लोगों की खिदमत के लिए, और दूसरा ये है कि आई वांटेड टू लर्न न्यू स्किल्स, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, टू नो द वर्ल्ड। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़्ड कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड अब मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। आई शुड मूव ऑन एंड एक्सप्लोर द थिंग्स, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ दैट आई हैव एट माय हैंड। तो फिर उन्होंने कहा जी कि डिड यू अटेम्प्ट सीएसएस एंड पीएमएस? तो मैंने उनको बताया जी बिल्कुल, मैंने सीएसएस की तीनों अटेम्प्ट्स दे दी हैं और मेरी कोई भी अटेम्प्ट उसमें पास नहीं हुई, लेकिन पीएमएस की मैंने 2 अटेम्प्ट्स दी हैं और दोनों मेरी पास हैं, बट आई कुड नॉट गेट एलोकेशन इन एनी वन ऑफ देम। इसके अलावा मैं उनको बताना चाह रहा था कि मेरा 3 दफ़ा, ये थर्ड टाइम है जो कि 2023 वाला मेरा केस पास हुआ था एडीएफआई का, और 2 दफ़ा मेरा इंस्पेक्टर एफआई वाला एग्ज़ाम भी पास है, और 1 दफ़ा मेरा
MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला भी एग्ज़ाम पास है, बट उसमें भी एलोकेशन नहीं हो सकी PMS के अलावा। लेकिन ज़ाहिर है अगर उन्होंने आपसे एक कंसाइज़ क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसका जवाब सिर्फ़ वहीं तक देते हैं। डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि आप उसको इस तरह से इम्प्रेस कर लेंगे। सो आई सप्रेस्ड दैट अर्ज और मैंने उनको नहीं बताया। आई थॉट कि अगर उन्होंने देखना होगा तो वो अपने रिकॉर्ड में खुद ही देख लेंगे कि इस बच्चे ने कितनी दफ़ा ये वाले टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं, एंड देन दे विल रियलाइज़। अगर नहीं देखना तो कोई बात नहीं, इस इंटरव्यू की बेस पे ही सही। ठीक है। फिर आते हैं जी कि उन्होंने मुझसे पूछा जी व्हाट डू यू डू नाउ अ डेज़? तो मैंने बताया सर कि मैं टीचिंग करता हूँ और इसके अलावा मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं यूट्यूब मैनेजमेंट करता हूँ। तो उस उन्होंने फिर मुझसे पूछा है कि हाउ मच डू यू मेक फ्रॉम दीज़ थिंग्स? तो मैंने कहा सर ऑलमोस्ट 60 टू 70,000 पर मंथ। मैं एक्चुअली इन चीज़ों को 3 टू 4 आवर्स डेली के देता हूँ एंड आई मेक 60 टू 70,000 आउट ऑफ इट। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप अपनी पढ़ाई वगैरह नहीं करते और इसी को एक्सपेंड करते हैं तो क्या ये एक्सपेंड हो जाएगा? मैंने कहा यस सर आई गिव 3 टू 4 आवर्स डेली, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, मैं फुल टाइम इसको करना शुरू कर देता हूँ तो इट कैन गो अप टू 140-150 एज़ वेल, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड करता हूँ तो। फिर उन्होंने मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ, जो कि FIA का अपना डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है। एंड जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया उनका नाम वगैरह भी, एंड देन ही टोल्ड मी के वो उनके इलाके के हैं। उनका नाम जब मैंने सर्च किया तो वाक़ई इट वाज़ दैट पर्सन, एंड उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे से पूछा कि जी आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं यूट्यूब मैनेजमेंट करता हूँ, मैं दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको मैनेज करता हूँ, उन पे कंटेंट अपलोड करना या फिर उस कंटेंट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन और इसके अलावा उसकी थंबनेल्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन राइटिंग वगैरह, ये सारा कुछ करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी कि अच्छा अगर आप एक चैनल मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इल्लीगल कंटेंट अपलोड होता है, तो उसके लिए किसको पकड़ा जाएगा, आपको या फिर वो बंदा जिसका वो चैनल ओरिजिनली है? तो मैंने कहा सर उसी बंदे को पकड़ा जाएगा जिसका वो चैनल है। कहते हैं लेकिन आप उस पे चीज़ तो आप अपलोड कर रहे हैं। सो आई टोल्ड हिम कि सर मैं तो उसको जस्ट मैनेज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट देयर फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ दैट कंटेंट, और मैंने थंबनेल्स वगैरह बनानी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टैग्स वगैरह लगाने हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ब्लेम आना है या जो लीगल एक्शन है वो बेसिकली कंटेंट के ऊपर है कि भाई उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या कंटेंट है जो कि इल्लीगल है, और चूंकि वो कंटेंट जो है मेरा पहले जो एम्प्लॉयर है वो मुझे बना के देता है, तो ये ज़िम्मा उसके ऊपर आएगा। सो ही सेड ओके। फिर उन्होंने पूछा जी कि विच विच विंग ऑफ FIA डील्स विद साइबर क्राइम, और इसके हवाले से लॉ कौन सा है? तो मैंने उनको बता दिया कि साइबर क्राइम विंग है, और इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से जो रेलिवेंट लॉ है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, पैका 2016 जिसको आप कहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जी कि इमिग्रेशन जो है वो क्या है, या फिर इमिग्रेशन में FIA क्या करती है? मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने मुझे एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया कि अच्छा अगर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप यूके जाना चाह रहे हैं और आप एयरपोर्ट पे हैं, तो वहाँ पे एयरपोर्ट वाला इमिग्रेशन ऑफिसर डिस्पाइट हैविंग द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको कहता है जी कि आप नहीं जा सकते, या आपको रोक लेता है, तो क्या उसके पास अथॉरिटी है ये करने की? मैंने कहा सर इफ़ ही हैज़ अ जेन्युइन कंसर्न, या फिर कोई प्रॉपर रीज़न है, कोई कंसर्न है, तो फिर वो रोक सकता है। कहता नहीं अगर वो रोकना चाहे तो क्या वो रोक सकता है या नहीं? मैंने कहा यस सर ही हैज़ द अथॉरिटी, तो वो रोक सकता है। कहते हैं ओके। फिर अगर आप यूके में लैंड करते हैं तो लैंडिंग के दौरान जो उधर का इमिग्रेशन ऑफिसर है, अगर वो रोक ले आपको तो क्या उसके पास अथॉरिटी है? तो मैंने कहा सॉरी सर उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो ये मैंने सॉरी कर दिया। अच्छा इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि अदर वर्क्स ऑफ FIA क्या है? FIA के कौन-कौन से काम करती है? तो उसमें मैंने बताया कि FIA काउंटर इंटेलिजेंस भी करती है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है एंड ऑल दैट।
तो जब सिक्योरिटी का मैंने नाम लिया तो उन्होंने कहा अच्छा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा काउंटर टेररिज्म है। तो काउंटर टेररिज्म में एफआईए का क्या रोल है? सो आई टोल्ड हिम कि जो भी ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म के केसेस हैं या फिर अक्रॉस प्रोविंशियल टेररिज्म के केसेस हैं, उनको एफआईए डील करती है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको भी एफआईए डील करती है। तो ये काम एफआईए का है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ऑलरेडी सीटीडी है तो सही, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कि होता है, तो हम एफआईए को क्यों ये काम दे रहे हैं काउंटर टेररिज्म का। सो अगेन आई टोल्ड हिम के सीटीडी जो है वो प्रोविंशियल होती है, जबकि एफआईए जो है फेडरल है। एफआईए पूरे पाकिस्तान में और ट्रांस बॉर्डर या ट्रांस रीजनल जो इस तरह के केसेस हैं उनको डील करेगी, जबकि जो सीटीडी है वो स्पेसिफिकली किसी प्रोविंस के अंदर अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ है तो उसको डील करती है। ठीक है जी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जी कि अच्छा जो एफआईए है इससे पहले क्या कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन थी या क्या था? तो आई टोल्ड हिम कि पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थी, जिसका अमलगमेशन ऑर्डर आई थिंक 1962 का है, और वैसे वो बनी 1948 में थी। कहता है यस दैट इज़ राइट। तो उससे पहले भी कोई थी? तो उसका मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं था। मैंने कहा यस देयर वाज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन बट आई डू नॉट नो एग्ज़ैक्टली द नेम ऑफ इट। इट वाज़ मेड इन 1946 आई थिंक। वो कहते हैं नहीं 1942 में बनी थी। मैंने कहा ओके सर। और इसके अलावा अच्छा इससे पहले जो है उन्होंने मुझसे पूछा था, जब साइबर क्राइम वगैरह के हवाले से पूछ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क मैंने उनको बताया था। अच्छा जी, थर्ड मेंबर की तरफ आते हैं, तो वो थे जी खिज़र हयात ख़ान साहब, जिन्होंने मुझको देखा था जब मैं बाहर खड़े होके मैं अपने पैंट कोट का बटन जो है वो बंद कर रहा था, तो उन्होंने मुझे देखा था कि ये बाहर बटन क्यों बंद कर रहा है। सो व्हेन आई वेंट इन, और जब मेरा उनके साथ मुकालमा शुरू हुआ, तो आई वाज़ अफ्रेड कि कहीं ये पूछ ना ले कि आप पहले बाहर खड़े होकर बटन बंद क्यों कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने मेरी प्रोफ़ाइल देखी, उनके पास फ़ाइल थी, और उन्होंने उसमें देख के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कम्प्लीमेंट दिया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिस इज़ अ कम्प्लीमेंट फॉर यू कि यू हैव एन एक्सीलेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड। तो मैंने कहा थैंक यू सर। और ये एजुकेशन रिकॉर्ड के बारे में अच्छा मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि मेरी एजुकेशनल जर्नी क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से, या मेरे कितने कितने मार्क्स हैं, वो भी मैं आप सबको बता दूंगा। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मेरे ट्रैक रिकॉर्ड पे या फिर मेरे एजुकेशन रिकॉर्ड पे कम्प्लीमेंट देने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई CSS PMS नहीं दिया। सो आई टोल्ड हिम कि सर मैंने तीनों CSS दिए हैं और 2 दफ़ा PMS क्वालिफ़ाई भी किया है। सो ही सेड ओके, you have a very excellent academic record, and I wish you best of luck. I hope that you get allocated, but अगर नहीं भी होते तो अगला जो PMS आ रहा है उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैंने कहा श्योर सर। ठीक है जी। तो ये बात ऐसी थी कि जो मुझे बहुत ज़्यादा रीअश्योरिंग लगी, एंड आई थॉट कि अगर पैनल में से कोई एक मेंबर आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है फॉर योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड फॉर व्हाटएवर यू हैव सेड बिफोर दैट, आप ज़ाहिर है उन्होंने मेरा बाकी का इंटरव्यू पहले वाला जो है वो सुन रखा था, तो उन्हें पता था कि इसकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, किस तरह से बोलता है, इसका नॉलेज बेस कैसी है एंड ऑल दैट। तो उसकी बेस पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और जब रीअश्योर किया तो दैट वाज़ अ वेरी अपलिफ्टिंग मोमेंट फॉर मी। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करना शुरू किए। फर्स्ट ही आस्क्ड मी कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ ईरान। अच्छा खिज़र साहब ने मेरे से सारे के सारे जो हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका जवाब दे दिया, कोई एक भी नहीं छोड़ा। कैपिटल ऑफ ईरान उन्होंने मुझसे पूछा, देन ही आस्क्ड मी कैपिटल ऑफ स्पेन, मैंने वो भी बता दिया। देन ही आस्क्ड मी टू नेम द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिनको आप कार्स कहते हैं, उनके नाम बताएं, तो मैंने वो भी पाँचों के पाँचों कार्स के नाम बता दिए। देन ही आस्क्ड मी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA कौन था, तो मैंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA भी बता दिया जी, जॉर्ज वाशिंगटन था। देन ही आस्क्ड मी कि हु वाज अब्राहम लिंकन, तो उसका भी मैंने बता दिया कि ही वाज द 13th या 16th, अब मुझे भूल गया। वैसे उस वक्त मैं रिवाइज़ करके गया हुआ था, क्योंकि अब्राहम लिंकन को मैंने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी रखा हुआ था फॉर PMS एज़ वेल एज़ फॉर दिस इंटरव्यू। तो जब उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैंने थोड़ा-सा डिटेल में भी उनको बताया कि ही वाज़ द 13th प्रेसिडेंट या 16th आई थिंक, 16th या 13th है, इसी तरह होगा। ख़ैर प्रेसिडेंट ऑफ द USA, और 16th प्रेसिडेंट है और 13th अमेंडमेंट है, सॉरी अब मुझे याद आ गया।
तो आई टोल्ड हिम के ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड ही गेव इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, और उसके अलावा उस वक्त सिविल वॉर भी हुई थी, यूनियनिस्ट वर्सेस फेडरलिस्ट वर्सेस कन्फेडरेट्स की जो वॉर थी। तो उसके दौरान प्रेसिडेंट भी अब्राहम लिंकन ही थे, और उन्होंने यूएसए को स्लेवरी से छुटकारा दिला दिया एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ही वाज गिविंग मी द रूम टू स्पीक, उन्होंने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा जी व्हाट वाज बेल्फोर डिक्लेरेशन। तो वो 1917 की है, जब ब्रिटिशर्स ने पहली दफ़ा रिकॉग्नाइज़ किया था कि जी हाँ जी, ज्यूज़ को कहीं न कहीं दुनिया में अपना एक नेशनल होम दिया जाएगा। उन्होंने उस वक़्त स्पेसिफ़ाई नहीं किया था कि किस जगह पे होगा, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि हमारे मैंडेट के अकॉर्डिंग आपको एक नेशनल होम दिया जाएगा। देन ही आस्क्ड मी कि हू इज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ ईरान, तो वो भी मैंने बता दिया, और उन्होंने एक मुझसे और पूछा कि हू इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान के जो मुल्लाओं के नाम है ना, वो थोड़े से मुश्किल हैं, बट आई ट्राइड टू क्रैम जितने मेरे से हो सकते थे, और मैंने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद आई थिंक मैंने बताया था, एंड ही सेड येस दैट इज़ एग्ज़ैक्टली राइट। तो मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उन्होंने दोबारा मुझे चेयरमैन ऑफ द पैनल की तरफ भेज दिया। ये चेयरमैन एफपीएसी नहीं है, चेयरमैन बेसिकली मैं उसको कह रहा हूँ जो कि सेंटर में बैठा हुआ है, एंड ही इज़ एक्टिंग एज द चेयरमैन ऑन दैट डे ऑफ इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझसे फिर पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के क्वेश्चंस करना शुरू किए। पाकिस्तान स्टडीज़ के मुझे आगे उन्होंने मुझे कहा जी कि व्हेन वाज़ मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, तो मैंने बता दिया कि जी 1906 में बनी थी और ढाका में बनी थी। देन ही आस्क्ड मी कि हू वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो मैंने कहा कि सर आई एम नॉट क्वाइट श्योर एट इट राइट नाउ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था सर आगा खान और नवाब ज़फ़रुल्लाह खान ऑफ ढाका है, ये क्या नाम है, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, सॉरी। तो नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका और सर आगा खान के दरमियान में मैं कंफ्यूज था। तो मैंने इजाज़त ले के कि सर आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट इफ़ यू अलाउ मी टू गेस, इट वाज़ नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। उन्होंने कहा नो इट वाज़ सर आगा खान। मैंने कहा ओके सर। फिर उन्होंने कहा जी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, सॉरी ये हो गया। फिर उन्होंने कहा जी कि साइमन कमीशन जो है वो कब आया था, तो मैंने कहा सर इट केम इन 1927 टू रीअसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन एंड द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर इट। तो आई गेव हिम द इमीडिएट रिस्पॉन्स, या फिर जो इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस थे मैंने उनके बारे में उनको रिस्पॉन्ड किया कि they were not greeted very well, they were greeted with eggs and tomatoes, and it was a disgrace that the Britishers felt। और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उसके बाद कौन सी दो डेवलपमेंट्स हुई थी। सो आई टोल्ड हिम कि उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है और उसके बाद 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ही सेड ओके। फिर उन्होंने कहा जी कि 1935 के एक्ट में क्या यूनिक चीज़ थी और उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने उसको बता दिया, उसमें बता दिया कि इसमें पहली दफ़ा फेडरल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके अंडर जो पहली दफ़ा इलेक्शंस हुए थे वो 1937 में हुए थे, जिसके अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बन गई थी। सो ये पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन थे। फिर वो आ गए इस्लामियात की तरफ, एंड ही आस्क्ड मी के हु वर असहाबे कहफ। मैंने कहा सर दीज वर द पर्सन्स हु स्पेंट हु वर इन अ केव, एंड उनकी स्टोरी जो है वो कुरान पाक में भी लिखी गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कितने थे। सो आई सेड सॉरी सर, क्योंकि मुझे जो जवाब नहीं आता मैं उसका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी करूँगा। अगर इवन इफ़ मेरे ज़हन में डाउट भी है ना, तो मैं ट्राई करूँगा कि डाउटफुल आंसर ना दूँ। स्पेशली मैं पहले ही 1-2 दफ़ा रिस्क ले चुका था कि इफ़ यू अलाउ मी टू गेस, इफ़ यू अलाउ मी टू गेस, तो मैं एक तो गेस तो ठीक है, लेकिन मैं हर सवाल का गेस लगाना शुरू कर दें तो वो एक कोई अच्छी बात नहीं है। सो मैंने कहा सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा जी कि वो कितने साल जो है उस गार में रहे, तो मैंने कहा सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा जी कि कुरान में उनके बारे में क्या लिखा गया है, या कुरान में उनके बारे में क्या आता है। मैंने कहा सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा जी कि उनकी दुआ क्या है। मैंने कहा सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत यूनुस जो हैं उनको मछली ने क्यों खाया था, इसका भी मुझे जवाब नहीं आता था। आई सेड सॉरी सर। देन ही आस्क्ड मी कि हज़रत यूनुस की दुआ क्या है। मैंने कहा सॉरी सर। देन ही आस्क्ड मी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है। मैंने कहा सॉरी सर।
तो इतनी ज़्यादा सॉरीज़ जब मैं कर रहा था, आई डिड नॉट फॉर अ मोमेंट फ़ील कि भई पैनिक नहीं किया मैंने ये नहीं समझा कि इसकी वजह से मेरा सारा इंटरव्यू ख़राब हो गया, नहीं। आई हैड टू स्माइल देयर, आई हैड टू एक्ज़िबिट कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ देम कि भई कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें मैंने रिवाइज़ नहीं की हुई हैं, लेकिन अगर मुझे नहीं आती तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको सॉरी करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं पैनिक कर जाऊँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भई ये है या वो है। जब मैंने नहीं रिवाइज़ किया हुआ, मुझे पता है भई मुझे वो नहीं आती, तो मैं क्यों तुक्के लगाना शुरू कर दूँ उसके बारे में, ठीक है? तो इस दौरान इस सब के दौरान मैं कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल कर रहा था, एंड फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि कहीं ये ओवर ना हो जाए कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, आगे चेयरमैन साहब कहें कि कैसा अजीब आदमी है यार, इतने सारे सवाल जो हैं डायरेक्ट सॉरी कर दिए और अभी ये ऐसे मुस्कुरा रहा है पता नहीं ढीठों की तरह। लेकिन मैंने अपनी स्माइल को थोड़ा-सा कंट्रोल रखने की कोशिश की। ये ना हो कि थोड़ा-सा ओवर स्माइल या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डिस्करेज इस चीज़ को करते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा जी ग़ज़वाए उहद के बारे में, ग़ज़वाए उहद में क्या हुआ था? तो मैंने उनको बता दिया। उन्होंने पूछा जी कि इसमें लेसन क्या था? मैंने कहा इट गिव अस द लेसन कि ऑलवेज़ ओबे द प्रॉफिट। और इसके अलावा उन्होंने कहा इसके अलावा क्या लेसन था? मैंने कहा सर इट ऑल्सो गिव अस द लेसन सॉरी उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो है प्रॉफिट तो चले गए ना, उसके बाद हमें क्या लेसन मिलता है? तो मैंने कहा सर इट ऑल्सो गिव्स अस द लेसन कि इवन इफ द इनफिडल्स आर मल्टीप्लाइड इन नंबर, लाइक वो 2-3 टाइम्स भी हैं मुसलमानों से, फिर भी वो उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, मुसलमान उनको शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं इसके अलावा। मैंने कहा सर इट गिव्स द लेसन के ऑलवेज़ ओबे द प्रॉफिट। उन्होंने कहा प्रॉफिट तो चले गए हैं, अब उसके बाद क्या आपके लिए लेसन है या क्या इसमें लेसन है? तो मैंने कहा सर सॉरी सर। उन्होंने कहा सर कि ऑलवेज़ ओबे द कमांडर। मैंने इसके बारे में कहा था कि ऑलवेज़ ओबे द प्रॉफिट, और प्रॉफिट के जो लाइफ़ है उससे सबक सीख के आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं इसका ये लेसन है कि ऑलवेज़ ओबे द कमांडर। मैंने कहा ओके सर। तो ये कहने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नॉलेज आपका ठीक है, थोड़ा-सा इस्लाम की तरफ भी आएँ। तो मैंने कहा यस सर, मैं बस आज ही जाके मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। तो ये था मेरा सारा इंटरव्यू। उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू। आई सेड थैंक यू सर, और मैं उठा और मैं कमरे से बाहर आ गया, और बाहर जाके मैंने अपना लंबा-सा साँस लिया, एंड आई सेड कि इट इज़ ओवर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी? So this was the interview that landed me my job at FIA. I'm going to work as assistant director FIA इंशाल्लाह। तो जल्द ही आपको वहाँ से भी अपडेट्स होपफुली आती रहेंगी यूट्यूब पे या फिर फ़ेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। आप हमारे दूसरे चैनल्स जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह के, उनके लिंक्स जो हैं यहीं पे वीडियो के नीचे मैं दे दूँगा, तो आप उनको भी जॉइन कर लीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।